हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कोर्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर में हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव स्टार्ट किया था। तो एक लेक्चर में तो हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, आप ध्यान से देखना। एक तो भाई वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें, है ना, और शेयर भी करें। वीडियो लाइक और शेयर कर कर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें, है ना। आवश्यक हो तभी कमेंट करना। और अगर वीडियो में कोई क्वेश्चंस या कोई कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लम रहता है ना, तो लाइव चैट में कमेंट ना करके वीडियो जब पूरी देख लो तो ऑफलाइन जाकर मतलब वीडियो में फिर कमेंट करना, ताकि मैं पढ़ पाऊँ और अगली वीडियो में आपको जवाब दे पाऊँ। तो एक तो हमने पढ़ा है बच्चों विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो मैंने आपको बता रखा है कि दो आवेशों का समूह है, परिमाण समान है आवेशों के, प्रकृतियां विपरीत है। कुछ ये डायग्राम बनाया था मैंने। दो आवेशों का समूह है भाई, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है। समान परिमाण है क्यू और क्यू, विपरीत प्रकृति है, और बीच की जो दूरी है या कहूं विस्थापन है वो अति अल्प है। मैं 2a मानता आया हूं उस चीज को। ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। अब बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसका एक सूत्र है P बराबर Q इंटू 2a। द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। सदिश राशि है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। आदर्श द्विध्रुव की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था Q टेंस टू इनफाइनाइट, आवेश अति उच्च होने चाहिए, और 2a टेंस टू 0, बीच की दूरी नगण्य ना के बराबर होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था एक वीडियो में अक्ष। बच्चों, मैंने आपको बताया कि द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं इनको मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है ये कहलाती है अक्ष। और फिर हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। मध्य बिंदु O से कुछ r दूरी पर आपने एक अक्षीय बिंदु लिया था P। फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई माइनस का आवेश अपनी ओर खींचेगा प्रभाव विद्युत क्षेत्र का, प्लस क्यू धक्का देगा। रिजल्टेंट वगैरह निकाला हमने और आंसर आया बच्चों 2kp/r3। अच्छे से कम ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 2kp/r3। 2 कांस्टेंट है, k की वैल्यू आप सभी जानते हो, 9 गुणा 10 की घात 9, और p q इंटू 2a। ये सूत्र तब था जब a को मैंने r के रेस्पेक्ट में बहुत नगण्य बना दिया था। अगर नगण्य नहीं करता तो फॉर्मूला 2kpr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर होता। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने निरक्ष पर, कुछ यहां कहीं निरक्ष हुआ करता है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखा, ऋणावेश अपनी ओर खींच रहा था, धनावेश कुछ धक्का दे रहा था। घटक वगैरह में आपने कैंसिल किया, ऊर्ध्वाधर घटक कट गए थे और क्षैतिज घटक आपने जोड़ दिए थे। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई निरक्ष जो आया था वो आया था kp/r3। फिर हमने इसके सदिश रूप भी देखे, वो सारी कहानियां क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? इतना आप हल्का हल्का एक बार अपने दिमाग में, 3 लेक्चर हो चुके हैं द्विध्रुव में, है ना, तो आप थोड़ा आपके दिमाग में सारी बातें होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप वीडियो देखिए, वीडियो नहीं देखते हो तो जो भी आपका कोई भी वीकनेस रह गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका जवाब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखना नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है बच्चों? आज अपन जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की लास्ट हेडिंग रहेगी इस चैप्टर के हिसाब से, तो ना अभी विभव वाले चैप्टर में वापस से विद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं अपन। तो हेडिंग का नाम है विद्युत द्विध्रुव पर, सॉरी दोबारा लिखता हूं। पूरी हेडिंग तो है समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर
बल एवं बलाघूर्ण। ठीक है, तो जो अपने को हेडिंग पढ़नी है उस हेडिंग का नाम है समरूप विद्युत क्षेत्र में आप एक विद्युत द्विध्रुव लोगी, और बच्चों उस पर आपको क्या देखना होगा, हम देखेंगे उस पर बल और बलाघूर्ण। देखिए भाई ध्यान से समझें पहले तो आप ना, देखिए दो नाम हैं, एक तो अपने को बल देखना है और एक अपने को बलाघूर्ण देखना है। किसी वस्तु पर बल देखना है और क्या देखना है, बलाघूर्ण। बल तो आप जानते ही हो, बल के प्रभाव में वस्तु स्थानांतरण गति करती है, आगे बढ़ती है एक तरीके से। चर्चा होती है बच्चों बलाघूर्ण पर। बलाघूर्ण क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, 11वीं क्लास की चीज है वैसे तो। खैर एक बार मैं आपको यहां बलाघूर्ण क्लियर करता हूं। बलाघूर्ण क्या चीज है ध्यान से देखना बच्चों। अगर आप इस शब्द का, अभी आपका बेसिक हो जाएगा एक तरीके से, इसका पहले समझ लेते हैं बलाघूर्ण, फिर हम पढ़ेंगे। बलाघूर्ण का अगर आप संधि विच्छेद करके देखोगे तो आपको लगेगा बल प्लस आघूर्ण, मतलब बल के प्रभाव में किसी वस्तु का घूमना। बल के प्रभाव में किसी वस्तु का घूमना क्या कहलाएगा भाई, बलाघूर्ण कहलाएगा। पहली बात तो नाम से क्लियर है। तो बलाघूर्ण जैसे गेट होता है बच्चों, गेट एक कोने पर तो जॉइंट होता है और दूसरे कोने को हम घुमाते हैं तो गेट घूमता है, वो उसका बलाघूर्ण है। कई प्रकार से कई आकृतियों में बलाघूर्ण लग सकता है। मैं यहां द्विध्रुव जैसी कहानी की बात करूं तो बलाघूर्ण कब लगेगा द्विध्रुव पर, वो आप ध्यान से देखना बच्चों। मान लीजिए कि ये कोई द्विध्रुव है, मैंने किसी भी स्थिति में रखा है, मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं इस पर कई प्रकार से लगा रहा हूं बल। आपने F न्यूटन बल इधर लगाया। अच्छा मैं F को कोई अंक के मान दे दूं समझने के लिए, 5 न्यूटन आपने इधर लगाया पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में आपने 5 न्यूटन इधर लगाया और 5 न्यूटन, दो बल लगा रहे हैं आप, अपोजिट दिशा में लगाया। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन बच्चों आपने इधर 5 न्यूटन लगाया, इधर 10 न्यूटन बल लगाया। चौथी कंडीशन, इधर आपने 5 न्यूटन बल लगाया, इस अवस्था में आपने 5 न्यूटन बल लगाया। अगली कंडीशन, यहां आपने 5 न्यूटन लगाया, यहां आपने 5 न्यूटन लगाया। उससे अगली कंडीशन, यहां पर आपने 5 न्यूटन लगाया और यहां पर आपने 10 न्यूटन लगाया। मतलब कोई वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर कुछ इस प्रकार के बल लगे हुए हैं। ध्यान सुनना आप अच्छे से एक बार पूरी कहानी बलाघूर्ण की। मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि किस किस स्थिति में परिणामी बल है और कौन सी स्थिति में बलाघूर्ण है। देखिए पहली स्थिति, 5 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है, कोई कैंसिल करने वाला मौजूद नहीं है इसको, इस पर परिणामी बल है, परिणामी बल है। पर अब यह वस्तु केवल स्थानांतरण गति कर सकती है इस बल के प्रभाव में, घूर्णन गति नहीं करेगी। मतलब बलाघूर्ण, जिसका प्रतीक रहेगा टॉ, बलाघूर्ण का प्रतीक होता है बच्चों टॉ ना। इस कंडीशन में बल है, बलाघूर्ण नहीं है। इसमें ध्यान से देख, 5 न्यूटन बल इधर से, 5 न्यूटन बल इधर से, समान परिमाण के बल विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री पर लग रहे हैं। ना तो परिणामी बल है, परिणामी बल 0 है, और ना वस्तु घूमेगी, तो ना ही इसमें बलाघूर्ण है। इस कंडीशन में परिणामी बल तो है पर परिणामी बलाघूर्ण नहीं है। यहां पर बल भी नहीं है, बलाघूर्ण भी नहीं है। इसको ध्यान से देख, 5 न्यूटन इधर और अपोजिट 10 न्यूटन, 5 और 10 के दो बल विपरीत दिशाओं में हैं। परिणामी 5 न्यूटन रहेगा ना अधिक वाले की दिशा में, मतलब इस पर परिणामी बल है पर अभी भी वस्तु ने घूमना स्टार्ट नहीं किया, बलाघूर्ण अभी भी नहीं है। इस कंडीशन में देख, 5 न्यूटन दोनों एक ही दिशा में हैं, वस्तु पर परिणामी बल तो है पर अभी तक वस्तु ने घूमना स्टार्ट नहीं किया है, स्थानांतरण गति ही हो रही है। पर बच्चों ध्यान से अगर आप इस कंडीशन को देखते हो, ध्यान से अगर आप इस कंडीशन को देखते हो, वस्तु पर 5 न्यूटन बल इधर है इस दिशा में और इसकी विपरीत दिशा में कितना लगा हुआ है, 5 न्यूटन। समान परिमाण के बल विपरीत दिशाओं में लगे हुए हैं, तो परिणामी बल तो कितना है, 0। परिणामी बल तो कितना है, 0। और बलाघूर्ण
इस स्थिति में वस्तु घूमना प्रारंभ कर देगी भाई। एक बल इसको इधर फोर्स कर रहा है, दूसरा अपोजिट फोर्स कर रहा है, तो वस्तु कुछ इस तरीके से घूर्णन स्टार्ट कर देगी। मतलब अब की बार बलाघूर्ण है। इस कंडीशन की अगर बात करता हूं, 5 न्यूटन और अपोजिट 10 न्यूटन, रिजल्टेंट 5 न्यूटन बल लग रहा है, मतलब बल है, और बल के प्रभाव में वस्तु घूमेगी भी, टॉर्क भी है, मतलब वस्तु आगे भी बढ़ेगी और घूर्णन भी करेगी। सारे एग्जाम्पल आप एक बार ढंग से वापस देख लीजिए। एग्जाम्पल से एक बात क्लियर है कि हो सकता है कि बल और बलाघूर्ण दोनों कार्य ना कर रहे हो सकता है कि अकेला बल कार्य कर रहा हो सकता है कि अकेला बलाघूर्ण कार्य कर रहा हो, या हो सकता है कि दोनों ही कार्य कर रहे हों। जब वस्तु पर बल लगते हैं तो परिणामी बल है या नहीं है वो चीज देखनी होती है। परिणामी बल कब नहीं होता बच्चों? जब समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में लग रहे हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी कहानी का निचोड़ कि किसी वस्तु पर बलाघूर्ण कब लगता है, या अन्य शब्दों में मैं ऐसे कहूं, बलाघूर्ण लगाने के लिए क्या क्या जरूरी है। किसी वस्तु पर बलाघूर्ण लगे इसके लिए क्या जरूरी है, ध्यान से देखना। अकेला बल कभी भी बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। वस्तु सिंपल रखी हुई है और एक ही बल लगाया तो अकेला बल बलाघूर्ण नहीं करेगा। क्या दो बल बलाघूर्ण बना रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। सुनना, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, पर यहां बलाघूर्ण है। दिमाग लगा। बलाघूर्ण के लिए कम से कम 2 बल चाहिए। याद रखना बच्चों, बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम 2 बलों की आवश्यकता है। या आप तो न्यूनतम शब्द को हटा दो, आप तो केवल इतना कह दो कि बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए कितने बल चाहिए भाई? 2 बल चाहिए। 2 बल चाहिए, ध्यान रखना। दूसरी बात, 2 बल तो यहां भी लगे हुए हैं, 2 बल विपरीत दिशाओं में चाहिए आपको। जो 2 बल हैं, 2 बल चाहिए और उनकी जो दिशाएं हैं विपरीत होनी चाहिए। बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए कितने बल चाहिए आपको? 2 बल चाहिए और दोनों बल विपरीत दिशाओं में होने चाहिए। अच्छा, विपरीत दिशाओं में तो सर यहां भी हैं, फिर बलाघूर्ण क्यों नहीं लगा? 2 बल भी हैं, विपरीत दिशाओं में भी हैं। और बच्चों ध्यान से सुनना, ये एक ही क्रिया रेखा पर हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर हैं। ऐसे ये बल भी एक लाइन के ऊपर हैं, पर ध्यान से देख, ये दोनों बल अलग अलग लाइनों के ऊपर हैं। इस लाइन के ऊपर ये बल नहीं है और इस लाइन के ऊपर वाला बल नहीं है। विपरीत दिशा कौमा असमान क्रिया रेखा। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से भाई। किसी वस्तु पर बलाघूर्ण लगने के लिए 3 बातों का होना कंपलसरी है। 2 बल होने चाहिए, दोनों बल विपरीत दिशा में होने चाहिए और अलग अलग लाइनों के ऊपर, अलग अलग क्रिया रेखा में होने चाहिए। यह बात आप दिमाग में बसा लेना भाई। तो क्या लगता है? बलाघूर्ण। अब अगर वो समान परिमाण के हैं तो केवल बलाघूर्ण लगता है, और बल अलग अलग परिमाण के हैं तो परिणामी बल भी लगता है और बलाघूर्ण भी लगता है। पूरी कहानी को समझकर आप 2 बातें समझ पाए कि जब द्विध्रुव पर, आपको पढ़ना क्या है वो देखना। समरूप विद्युत क्षेत्र में आप एक द्विध्रुव रखने वाले हो, उस पर बल तो अलग देख लेंगे, बलाघूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो बलाघूर्ण तब लगेगा जब द्विध्रुव पर 2 बल लग रहे हो, दोनों बल विपरीत दिशाओं में हो और बच्चों अलग अलग क्रिया रेखा में हो, तो बलाघूर्ण लगता है। ये अपने दिमाग में आप नोट रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। जो चीजें आपको टॉपिक पढ़ने के लिए जरूरी थी वो मैंने आपको साइड में एक बार पहले बता दी है ना, अब अच्छे से देखना। अब इसमें कुछ ऐसा खास नया है नहीं, और बलाघूर्ण का सूत्र आपको पता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। 11वीं क्लास में नोट करवा रखा है बच्चों, आपको मैंने डायमेंशन में हर एक फॉर्मूला नोट करवाया था। बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग पढ़ें। समरूप विद्युत क्षेत्र लेना है। याद आया कुछ? मैंने आपको विद्युत क्षेत्र 2 प्रकार का बताया है, समरूप और असमरूप। एक दिन पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है, और
विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। फिर मैंने कहा था क्षेत्र दो प्रकार के हो गए, समरूप और असमरूप। समरूप क्षेत्र में याद करो परिमाण और दिशा समान होती है। असमरूप में परिमाण अलग हो सकता है, दिशा अलग हो सकती है, दोनों अलग हो सकते हैं। तो समरूप को समदूरस्थ समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया गया था। पहले समझ लीजिए, आप एक विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। समांतर रेखाएं बराबर डिस्टेंस पर, चलो पहली बात तो ये विद्युत क्षेत्र समरूप है। समरूप क्यों है पता होना चाहिए। गैप बराबर है मतलब परिमाण बराबर है, और कहीं भी स्पर्श रेखा खींच लो सब एक ही दिशा में आने वाली हैं। क्षेत्र कैसा है साहब? समरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र लिया। अब इसमें विद्युत द्विध्रुव रखिए, ये लो, ये कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया थीटा कोण पर, कोई भी कोण हो सकता है। ये अपना ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र, और ये अपना द्विध्रुव, इसका पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका बी। अब द्विध्रुव अगर है तो जाहिर सी बात है ए पर माइनस क्यू आवेश होगा और बी पर प्लस क्यू आवेश होगा। द्विध्रुव की कहानी तो आपको याद ही है। और आपने थीटा कोण पर रख दिया है। विद्युत क्षेत्र के साथ ऋणावेश धनावेश को पी वेक्टर रहेगा ना, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल है थीटा डिग्री। जैसी हेडेक कह रही थी वैसे मैंने किया। समरूप विद्युत क्षेत्र लिया, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब है समदूरस्थ समांतर रेखाएं। विद्युत द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव कहानी आप जानते हो, और बीच की दूरी को अपन 2a मान लेंगे, वो बाद में लिख दूंगा। अब आपको बच्चों इस पर बल देखना है, और क्या देखना है? बलाघूर्ण देखना है। दिमाग लगा ध्यान से कि भैया ये तो प्लस आवेश है, ये वाला आवेश तो कैसा है साहब? प्लस क्यू आवेश है। एक हेडिंग और पढ़ी थी हमने उसी दिन जिस दिन विद्युत क्षेत्र के प्रकार पढ़ाए थे, विद्युत बल। एक हेडिंग और पढ़ी थी हमने, क्या? विद्युत बल। और मैंने कहा था कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो तो आवेश पर एक बल लगता है जिसका नाम दिया था विद्युत बल। सूत्र याद होना चाहिए, F बराबर QE, क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र है, हर जगह वैल्यू E है। धनावेश पर तो बल लगता है, मैं अलग चौक काम में लूं, धनावेश पर तो बल लगता है बच्चों क्षेत्र की दिशा में। इधर बल लगने वाला है इस पर कितना साहब? F बराबर QE। और ऋणावेश पर बल लगता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कितना? F बराबर QE। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई पहले आप ये समझिए। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिया, इसीलिए बच्चों मैंने आपको एक दिन इस पूरे लेक्चर में आपको समरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र पूरी कहानी सुनाई थी। समरूप क्षेत्र लिया आपने, समरूप क्षेत्र में आपने एक द्विध्रुव को रखा, ए भी एक द्विध्रुव है। प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगा और माइनस आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब सुनना ध्यान से, अगर बच्चों आप परिणामी बल की बात करते हो, द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होगा? दिमाग लगा ध्यान से। तो क्या द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा? दोनों ही बल समान परिमाण के हैं। समान परिमाण क्यों है? क्योंकि क्षेत्र समरूप है। क्षेत्र असमरूप होता तो यहां परिमाण कुछ और होता, यहां परिमाण कुछ और होता। दो बल समान परिमाण QE के हैं और विपरीत दिशाओं में हैं। और किसी वस्तु पर अगर दो बल लग रहे हो समान परिमाण के और विपरीत दिशा में, जल्दी बताइए परिणामी बल कितना होगा? कमेंट करके बताएं एक बार आप, जल्दी बताइए भाई, इस द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना आएगा? जल्दी बताइए। प्लस आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, माइनस आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है। क्योंकि दोनों ही बल परिमाण में समान है, QE और दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। परिणामी बल आ जाएगा 0। परिणामी बल कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है यहां तक? याद रखना बच्चों, जब समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो परिणामी बल 0 आता है। पर अगर क्षेत्र अगर असमरूप होता,
अगर आपका क्षेत्र असमरूप होता तो ये बल कुछ और होता, ये बल कुछ और होता, और अलग अलग बल विपरीत दिशा में हो तो कोई ना कोई बल लगता है परिणाम, याद रखना। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हो तब परिणामी बल होता है 0, और असमरूप क्षेत्र में रखा हो तब परिणामी बल नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां परिणामी बल 0 आ गया। अब बात करें बलाघूर्ण की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि बलाघूर्ण क्यों लगेगा। बलाघूर्ण क्यों लगेगा? क्या आपको दो बल दिख रहे हैं? बलाघूर्ण के लिए अभी 3 शर्त बताई थी बच्चों मैंने आपको कि 2 बल होने चाहिए, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। क्या दोनों बल विपरीत दिशाओं में हैं? बिल्कुल हैं, एक क्षेत्र की दिशा में है और एक क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या दोनों अलग अलग लाइनों के ऊपर हैं? बिल्कुल है, एक अवस्था में नहीं होंगे। अगर ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होता तो दोनों एक ही लाइन पर होते। मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि उस अवस्था में बलाघूर्ण भी 0 होगा। फिलहाल आप समझें ध्यान से कि क्या 2 बल दिख रहे हैं? बिल्कुल। क्या दोनों के परिमाण समान हैं, QE और QE? बिल्कुल। और क्या दोनों विपरीत दिशाओं में हैं? बिल्कुल। अगर तीनों कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब क्या लगेगा इसके ऊपर साहब? बलाघूर्ण लगेगा। अब बात आती है बलाघूर्ण कितना लगेगा, तो दिमाग लगाना। बलाघूर्ण का सूत्र होता है, सबको पता होना चाहिए भाई, बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। सुनना, बलों के बीच की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण का प्रतीक तो हो जाएगा टॉ। बल का मतलब परिणामी बल नहीं है। जैसे बोलता हूं ना आपको कि द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, पर द्विध्रुव का आवेश तो कोई ना कोई होता है ना। तो ये बल का मतलब है किसी भी एक बल का परिमाण। तो ये कितना है? QE। ये कितना है? QE। इस अवस्था में बल की वैल्यू तो हो जाएगी QE बल। अब आती है उनके बीच की लंबवत दूरी। एक डायग्राम और बनाऊं, सुनना ध्यान से। मैंने द्विध्रुव ले लिया बच्चों, इसका नाम दिया मैंने A, इसका नाम दिया मैंने B। B पर तो बल लग रहा है क्षेत्र की दिशा में, और A पर बल लग रहा है क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और क्षेत्र के साथ जो कोण है ये वाला, वो है थीटा। और ये दूरी आपको पता है AB कितनी है? 2A। कितनी है? 2A। अब सुनना ध्यान से, बल का परिमाण आपने ले लिया QE, और बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालने का बड़ा ही सरल तरीका है। पहले हाथ को इस बल पर रखो, दूसरे हाथ को इस बल पर रखो, ये वाली लंबवत दूरी है। तो या तो इसको आगे बढ़ाकर चेक कर लो, या बच्चों इसको पीछे हटा के चेक कर लो। मतलब इस बल को पीछे बढ़ाकर लंब डाल दो, या इस बल को इधर बढ़ाकर लंब डाल दीजिए। मैं देखना ध्यान से, मैं एक लंब डाल रहा हूं इसमें, इसको पीछे बढ़ाया और यहां से लंब डाला, ओ। तो जो लंबवत दूरी बनी ना, वो है बच्चों OB। तो लंबवत दूरी कौन सी होगी साहब? OB। 2 तरीके हैं इसके, आप चाहते तो इसको पीछे बढ़ाकर फिर लंब डाल देते, जो भी आती। तो मैंने ये वाली दूरी, देखो ये बल है, दूसरा बल ये है, ये लंबवत दूरी है बीच की, तो इसको पीछे बढ़ा के लंब डाला, मीन्स लंबवत दूरी हो गई बच्चों आपकी OB। तो क्या अपन OB कैलकुलेट कर लें? OB कैलकुलेट कर लें। लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करो, लाल बटे कक्का। क्या पता है और क्या पता लगाना है देखना। समकोण के सामने कर्ण पता है, तो या तो साइन लगने वाला है या कॉस लगने वाला है। और कोण के सामने लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब में और कर्ण में साइन थीटा होता है। पता है ना लंब कर्ण क्यों लगाया? समकोण के सामने कर्ण पता है, कोण के सामने लंब पता लगाना है। लंब और कर्ण में आप साइन थीटा का इस्तेमाल करें, और साइन थीटा का फॉर्मूला है बच्चों लंब बटे कर्ण। कोण के सामने लंब कितना है? OB, और समकोण के सामने कर्ण कितना है? 2A। मीन्स अगर आप बजगुना करके देखोगे तो OB का मान आएगा 2A साइन थीटा, और OB का मान ऊपर जमा दीजिए, टॉ बराबर
QE और OB का मान है 2A sin थीटा। और आप जानते हो बच्चों कि द्विध्रुव में Q इंटू 2A की वैल्यू होती है P, तो जो टॉर्क आया, बलाघूर्ण जो आया, वो होगा बच्चों PE sin थीटा। अभी वेक्टर रूप भी देखने वाले हैं, एक दो कंडीशंस भी देखने वाले हैं, पर बताइए यहां तक कहानी समझ में आई ना? बहुत सरल टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि बलाघूर्ण के लिए मुझे चाहिए क्या बच्चों? मुझे बलाघूर्ण के लिए चाहिए दो बल विपरीत दिशा अलग अलग क्रिया रेखा में। और जब आप द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में जमाते हो तो धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। परिणामी बल तो होता है 0। कैसे? क्योंकि दोनों ही बल परिमाण में समान है और विपरीत दिशाओं में है, और बलाघूर्ण लगता है। फिर हमने बलाघूर्ण ज्ञात कर लिया। क्लियर है? तो एक बार मेरे साथ इसको आप नोट करिए, कोई डाउट होगा तो अपन साथ में समझ लेंगे। ठीक है ना? हेडिंग लगा दें आप सभी। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण, बल एवं बलाघूर्ण। देखिएगा भाई ध्यान से। सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया ना, ये वाला, ये बना रहा हूं वापस से। समरूप क्षेत्र लेना है अपने को। विद्युत क्षेत्र क्या लेना है भाई? समरूप, समांतर और बराबर दूरी पर रेखाएं लेनी है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये वाली। ठीक है ना? ई वेक्टर, और इसके अंदर रखना है एक द्विध्रुव। इसके अंदर रखना है एक द्विध्रुव। ये लो, द्विध्रुव का नाम हो गया A और B। थीटा कोण पर रखा हुआ है। A पर आप माइनस का Q आवेश ले लीजिए और B पर आप प्लस का Q आवेश ले लीजिए। क्लियर है? तो जो व्यवस्था आपने बनाई है उसे शब्दों में परोइए भाई। कैसे? कि माना AV, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो भाई, है ना? आराम से डायग्राम बना लें और साथ साथ लिखते जाएं। जहां डाउट हो समझने का प्रयास करना। माना AB विद्युत द्विध्रुव है, AB विद्युत द्विध्रुव है। अब आपने विद्युत द्विध्रुव बोल दिया है ना, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एक जगह माइनस Q रखा हुआ है, प्लस Q रखा हुआ है, बीच की दूरी 2A है। चलो 2A भी नोट कर देता हूं इसके अंदर। ये सब बातें आ गई। ठीक है ना? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण पर रखा गया है। अब अगर ये थीटा की बात करेंगे, थीटा किस किस के बीच का कोण है, तो दिमाग लगा। ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा होती है P वेक्टर की, और ये है अपना E वेक्टर। तो थीटा बच्चों यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर रखा गया है। हमें द्विध्रुव पर परिणामी बल, याद रखना बल का मतलब, यहां मैं परिणामी बल की बात कर रहा हूं, परिणामी बल तथा बलाघूर्ण ज्ञात करना है। क्लियर है भाई? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? AB एक विद्युत द्विध्रुव है, समरूप विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा गया है थीटा कोण पर। थीटा याद रखना P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है ना? और आपको द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण ज्ञात करने हैं। अब सीधी सी बात है कि जैसे ही आपने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, जैसे ही आपने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, तो प्लस Q पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में। विद्युत बल नाम की हेडिंग पढ़ाई आपको मैंने। विद्युत बल, कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो, लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। कहानी याद होगी आपको ना? तो उसी कहानी का उपयोग कर रहा हूं। जब
विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE परिमाण का बल लगता है, QE परिमाण का बल लगता है। चूंकि लगने वाले बल समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में है। चूंकि लगने वाले बल समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में हैं, अतः समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, इंपॉर्टेंट लाइन भाई, पर परिणामी बल, याद रखना, शून्य होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन, कि अगर समरूप विद्युत क्षेत्र है तो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है भाई। परंतु अब 2 बल हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, परंतु बल अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण, भाई 2 बार तो पहले कह चुका हूं मैं, परिमाण मतलब 2 बल हो गए, विपरीत दिशाओं में है और अलग अलग क्रिया रेखाओं में भी हैं, अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण, बल जो 2 हैं अलग अलग क्रिया रेखाओं में होने के कारण बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। परंतु बल अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण बच्चों किसका निर्माण करते हैं? बलाघूर्ण का। यहां तक आप जल्दी से नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बातें हुई ना, बहुत ज्यादा रटने जैसी कोई बात ही नहीं है। खैर आप तुरंत समझिए बात को, ना समझते जाएंगे। आपने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, समरूप क्षेत्र में रखा थीटा कोण पर, बल बलाघूर्ण ज्ञात करना है। जब आपने विद्युत द्विध्रुव को रखा तो बच्चों धनावेश पर तो क्षेत्र की दिशा में बल लगा, ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा। लगने वाले बल परिमाण में समान और विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए परिणामी बल 0 मिला। पर अलग अलग क्रिया रेखा में हैं, इसलिए निर्माण करते हैं किसका बच्चों? बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। तो एक बात समझ में आ गई कि साहब बलाघूर्ण लग रहा है, पर बलाघूर्ण कितना लग रहा है वो अपन समझते हैं ना। एक बार ध्यान से देखना, इसको साफ कर देता हूं मैं, थ्योरेटिकल में साफ कर देता हूं, एक बार आप इसको जल्दी से नोट करें। देखिए आगे देखिए, अब बात करें, ये तो समझ में आ गया कि परिणामी बल 0 है वस्तु पर और बलाघूर्ण लग रहा है। तो बलाघूर्ण कितने परिमाण का लग रहा है, मतलब मुझे बलाघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है भाई।
सुनना ध्यान से। बलागुण का सूत्र लिखिए। बलागुण का सूत्र है बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, सुनना ध्यान से। तो टॉ बराबर, बल की बात कर रहे हैं, किसी भी एक बल का परिमाण ले लीजिए। मैं क्यू ई ले लेता हूं। बल तो हो गया भाई साहब क्यू ई। अब सुनना ध्यान से, समझने वाली बात। लंबवत दूरी, तो एक मैं अलग डायग्राम बना देता हूं। इस डायग्राम के नीचे एक डायग्राम और बना लेना भाई। ये विद्युत द्विध्रुव ए बी, बी पर क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, ए पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा है, और द्विध्रुव की जो कुल लंबाई है वो है 2a। लंबा दूरी निकालनी है ना अपने को। इसको बढ़ाओ और यहां से लंब डाल दो भाई। बात समझ में आई ना। तो जो लंबवत दूरी है वो हो गई OB, और ये वाला एंगल है थीटा। P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण। तो अपने को थीटा निकालना है। अभी तो लंबवत दूरी को फिलहाल तो मैं OB लिख रहा हूं। ये समझने वाली बात थी इसमें। अब आप ऐसा करिए, समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको एक, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है समकोण त्रिभुज का? AOB में लगाइए साइन थीटा। ये समझ में आ गया ना आपको साइन थीटा क्यों लगाना है? क्योंकि समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखें तो समकोण के सामने कर्ण मुझे पता है और एंगल के सामने लंब मुझे पता लगाना है, और लंब और कर्ण में साइन थीटा होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो आ जाएगा OB और कर्ण आएगा AV, जिसकी वैल्यू है 2a बटे में 1 मानकर अगर मैं गुणा करना चाहूं, OB की वैल्यू निकालना चाहूं, तो ये है 2a साइन थीटा। ये वाली वैल्यू आप ऊपर रिप्लेस कर दीजिए। देन टॉर्क इक्वल टू QE 2a साइन थीटा। और आप फॉर्मूला जानते हो कि Q इंटू 2a आ गया साहब P। सब जानते हैं ना। आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो टॉ का सूत्र क्या बन गया, सुनना ध्यान से। टॉ का सूत्र हो गया साहब PE साइन थीटा। टॉ का सूत्र हो गया साहब क्या, PE साइन थीटा। और अगर इसे सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो ये आता है टॉ वेक्टर इज इक्वल टू, याद है ना आपको, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अरे AV साइन थीटा का होता है ना A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर सदिश गुणन। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आएगा PE साइन थीटा। P आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E समरूप विद्युत क्षेत्र जो रखा है, थीटा P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है ना। तो समरूप क्षेत्र में रखा है आपने तो केवल बल आघूर्ण लगता है, बल 0 होता है। पर क्षेत्र अगर असमरूप होता तो बल और बलाघूर्ण दोनों आरोपित होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। क्लियर? सुनिए भाई, अब इसमें आगे बढ़ते हैं ना। सुनना, तो 2-3 बातें हैं। एक तो बलागुण का सूत्र आया टाउ बराबर PE साइन थीटा। नोट लगा देना, कुछ 2-4 एक्स्ट्रा बातें लिखा देते हैं इसके अंदर। टाउ बराबर आया साहब PE साइन थीटा। तो हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहां पर टाउ है बलाघूर्ण
द्विध्रुव पर क्रियाशील बलाघूर्ण जिसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। बलाघूर्ण का मात्रक भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। बल गुणा दूरी है तो बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम इंटू मीटर। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो मात्रक हो सकते हैं ना, न्यूटन अपॉन कूलाम या वोल्ट अपॉन मीटर। और थीटा जो है वो है पी वेक्टर मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा ई वेक्टर के मध्य का कोण। एक तो आपको पूरा फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए बच्चों, और फॉर्मूले के साथ साथ उसमें जो भौतिक राशियां काम आ रही हैं उन सब का अर्थ और मात्रक वगैरह भी याद होना चाहिए। अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें टॉ वेक्टर का तो ये हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब सुनना ध्यान से, समझ में आ गया होगा रूप। तो अगर आपसे बलाघूर्ण की दिशा पूछे बच्चों, आप याद करो मैंने आपको 11th क्लास में सदिशों का गुणा दो प्रकार से बताया था, हल्का हल्का बताता हूं। एक तो मैंने कहा था बिंदु गुणन होता है, इसका नाम है अदिश गुणन, डॉट लगाते हैं। और एक होता है सदिश गुणन, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, बीच में क्रॉस लगाते हैं, सदिश गुणन। इससे आंसर अदिश प्राप्त होता है, इससे उत्तर सदिश प्राप्त होता है। और इससे जो आंसर प्राप्त होता है सदिश, उसकी दिशा भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हो और मान लो सी वेक्टर आता है तो इस सी वेक्टर की दिशा होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत दक्षिण हस्त नियमानुसार। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए पर हाथ को रखो, बी की ओर घुमाओ, अंगूठा दिशा बताता है। सबको मैंने 11th क्लास में बताया था बच्चों। अगर वो कॉन्सेप्ट यूज करके मैं इसकी दिशा बोलना चाहूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि बलाघूर्ण की दिशा, भाई बलाघूर्ण किस किस का क्रॉस है? बलाघूर्ण पी वेक्टर और ई वेक्टर का क्रॉस है। तो बलाघूर्ण की दिशा पी वेक्टर तथा ई वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत दक्षिण हस्त नियमानुसार होगी। एक नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले बाई चांस आपसे कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो आप कहोगे पी वेक्टर और ई वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत दक्षिण हस्त नियमानुसार। दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ को, जैसे आपको पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर निकालना है तो पी वेक्टर पर दाहिने हाथ को जमाइए और ई वेक्टर की ओर फिंगर्स मोड़िए, अंगूठा जिधर होगा वो परिणामी की दिशा कहलाती है। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि अगर आप द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में रखते हो तो बल 0 हो जाता है, बलाघूर्ण लगता है। और असमरूप क्षेत्र होता, अलग अलग बल होते तो बल भी लगता और बलाघूर्ण भी लगता। तो इस बात को अपन लिखेंगे कि जब विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर केवल बलाघूर्ण कार्य करता है। केवल बलाघूर्ण कार्य करता है, मतलब बलाघूर्ण लगता है। परिणामी बल शून्य होता है। यह बात समझ में आ गई ना कि जब द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में रखा जाता है तो केवल बलाघूर्ण लगता है, परिणामी बल 0 आता है।
परंतु असमरूप क्षेत्र में रखे जाने पर, असमरूप क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब जब द्विध्रुव को हम असमरूप क्षेत्र में रख देते हैं, रखे जाने पर बल दोनों लगेंगे एवं बलाघूर्ण दोनों आरोपित होते हैं, दोनों लगते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का ध्यान रखना। समरूप क्षेत्र में केवल बलाघूर्ण लगता है और असमरूप क्षेत्र में बल के साथ साथ बलाघूर्ण भी लगता है। नोट करिए जल्दी से इसको, ठीक है ना। वैसे कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपने पूरी हेडिंग में इनको देखा है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, सुनना ध्यान से। तो जो द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकल करके आया, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकल के आया, उसका फॉर्मूला क्या था भाई? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। बलाघूर्ण कितना निकल के आया? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसमें कुछ स्थितियां हो सकती हैं। स्थिति नंबर 1, मतलब थीटा के लिए आप अलग अलग स्थिति मान लीजिए। थीटा क्या है पता है ना आपको? पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। तो एक बार थीटा 0 मान के देखते हैं, फिर 90 मान लेंगे, फिर 180 मान लेंगे। तो पहली स्थिति है कि जब पी वेक्टर तथा ई वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। कहने का मतलब सुनना, पहली स्थिति कि जब पी वेक्टर और ई वेक्टर एक ही दिशा में हो, जिस दिशा में ई वेक्टर है उसी दिशा में क्या होना चाहिए भाई? पी वेक्टर होना चाहिए ना। मतलब कोण कितना हो? 0। अब देखो, आप नॉर्मल सोच लो कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, पी वेक्टर भी इधर होना चाहिए, यहां -q और यहां +q। ये आपका पी वेक्टर है। तो ई वेक्टर पी वेक्टर एक ही दिशा में है ना। इस आवेश पर बल इधर लगेगा QE और इस आवेश पर बल इधर लगेगा QE। दोनों बल एक ही क्रिया रेखा में हो गए, मतलब परिणामी बल कितना आ गया? 0। बलाघूर्ण भी 0, परिणामी बल तो 0 है ही, खैर है ना। अगर आप थीटा का मान 0 फॉर्मूले में रखते हो, देन टॉ इज इक्वल टू पी साइन 0। साइन 0 कितना आता है? 0। तो बलाघूर्ण का मान कितना आ गया बच्चों? 0। मतलब साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था। एक स्थिति और देखें आप, फिर कुछ और लिखते हैं इनके बारे में। स्थिति नंबर 2, तो टॉ बराबर 0 एक कंडीशन में बच्चों और आ सकता है जब थीटा का मान कितना हो? 180। मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर विपरीत दिशाओं में हो। 180 का मतलब विपरीत दिशा। जब पी वेक्टर तथा ई वेक्टर परस्पर विपरीत दिशाओं में हों, अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चों? 180 डिग्री। तो अगर मैं टाउ बलाघूर्ण निकालना चाहूं तो पी साइन 180, साइन 180 कितना आता है? 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां भी टॉर्क 0 है। जब आपने थीटा का मान 0 डिग्री लिया तो भी बलाघूर्ण 0 है, और थीटा का मान आप 180 ले रहे हो तो भी बलाघूर्ण 0 है। पर इनमें एक अंतर है, दोनों ही साम्यावस्था है बच्चों, पर यह कहलाती है स्थायी साम्यावस्था और यह कहलाता है बच्चों अस्थायी
साम्यावस्था। अब इनमें क्या अंतर है, सुनना ध्यान से। हमें कैसे पता चला भाई, टॉर्क तो दोनों जगह जीरो है, तो दोनों ही साम्यावस्था हैं। एक को नाम दिया है स्थायी साम्यावस्था और एक को नाम दिया है अस्थायी साम्यावस्था। एक्चुअल में बच्चों इसका कनेक्शन है ऊर्जा से। अपन नेक्स्ट चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ेंगे, द्विध्रुव की ऊर्जा। मैं बोल दूं हल्का सा, माइनस पीई साइन थीटा आएगी। द्विध्रुव की जो ऊर्जा निकल के आएगी यू बराबर, प्रूफ तो बाद में करेंगे, खैर माइनस पीई साइन थीटा। अब स्थायित्व स्थायी है कि अस्थायी है साम्यावस्था, यह डिसाइड करता है ऊर्जा। ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा तो अस्थायी पढ़ेंगे उस समय, और ज्यादा होगा, सॉरी, ऊर्जा का मान कम होगा तो स्थायी साम्यावस्था, और ज्यादा होगा तो अस्थायी। थीटा का मान 0 जमा के देखेंगे, सॉरी कॉस थीटा आता है भाई, इसमें कॉस थीटा आता है। थीटा का मान 0 जमा के देखेंगे तो माइनस पीई आएगा, और 180 जमा कर देखोगे तो प्लस का पीई आएगा। मतलब इस अवस्था में ऊर्जा न्यूनतम होती है और इस अवस्था में ऊर्जा ज्यादा होती है। फिलहाल के लिए याद करेंगे आप, थीटा का मान 0 है तो स्थायी साम्यावस्था है, और 180 है तो अस्थायी। इसका जो एक्चुअल में जो रीजन है वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा आपको। और एक स्थिति और पढ़ सकते हो आप, स्थिति नंबर 3, 90 डिग्री वाली और देख लीजिए कि जब पी वेक्टर तथा ई वेक्टर, बोलिएगा, परस्पर लंबवत हो। कहने का मतलब थीटा 90 डिग्री हो तो हम टॉर्क की अगर बात करें बच्चों तो पीई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो टॉर्क आएगा साहब उस अवस्था में पीई, और ये अधिकतम मान है क्योंकि साइन 90 का अधिकतम मान 1 ही होता है। अधिकतम बलाघूर्ण लगता है इस अवस्था में, अधिकतम बलाघूर्ण। राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वैसे तो, खैर, कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम किस अवस्था में होगा, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर परस्पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे। नोट करिए इसको भी, काफी इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हेडिंग पूरी होती है अपनी एक यहां पर, द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण। क्लियर है? कुछ समय बचा हुआ है अभी, तो अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक के ही देखते हैं भाई ना। तो देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी के देख लें या फिर एनसीईआरटी को होमवर्क के रूप में छोड़ देना है तो ऐसा करो, मैं अदर बुक से करा देता हूं, आप इसके होमवर्क लिख लीजिए। एक तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1.10, बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उनमें 1.10 आपका होमवर्क है भाई। कमेंट करके जरूर बताओगे कि कर रिया किया कि नहीं किया, ताकि मैं अगली वीडियो देख पाऊंगा ना। ये हो जाएगा, ठीक है। और निरक्ष वाला क्वेश्चन तो इसमें दिया हुआ नहीं है इधर, है ना, यही करो फिलहाल तो आप। और बुक में पीछे अंदर ऐसा करो आप, ये एग्जाम्पल नंबर 1.10 कर लेना एक तो सभी, है ना, बस 2 क्वेश्चन कर लेना। एक एग्जाम्पल नंबर 1.10 और करना है, ठीक है ना। अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, देखना भाई ध्यान से। ये तो सरल क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी वाला ही है क्या? ठीक, ये कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखें और भाई क्वेश्चन करके देखोगे आप, है ना, तो ठीक लगेगा। ट्राई जरूर करना है। क्वेश्चन क्या है, 2 आवेश, कौन कौन से 2 आवेश हैं,
प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना। परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित हैं, परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित है। मतलब द्विध्रुव बन गया एक तरीके से, एक प्लस 1000 माइक्रोकूलाम है और दूसरा माइनस 1000 माइक्रोकूलाम है। बीच की दूरी मतलब आपको 2a दिया हुआ है। इस द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री पर रखा जाता है। द्विध्रुव पर क्रियाशील बलाघूर्ण ज्ञात करें। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करें और इसका उत्तर जरूर बताएं भाई एक बार ना। 2 आवेश हैं प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलाम के 2 mm दूरी पर रखे हुए हैं। विद्युत क्षेत्र दे रखा है, 30 डिग्री पर रखे हुए हैं। बलाघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। करिए, स्क्रीन पॉज करके एक बार कर लेना इसको ध्यान से, फिर देखना सॉल्यूशन। आपको आवेश का परिमाण दिया हुआ है 1000 माइक्रोकूलाम। बच्चों माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात -6 से और 3 जीरो को मिला दें अगर, तो 10 की घात -3 माइक्रोकूलाम बनता है। विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम, और थीटा की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री पर, और अपने को बलाघूर्ण ज्ञात करना है। तो बड़ा सरल क्वेश्चन है ये तो भाई। बलाघूर्ण का सीधा फॉर्मूला लगाइए, P sin थीटा, और चूंकि P डायरेक्ट नहीं दिया तो P को क्यों ना Q इंटू 2a से रिप्लेस कर दें। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। Q 10 की घात -3, 2a, हाँ बीच में दूरी और बोलना भूल गया भाई मैं, जो बीच की दूरी 2a है वो है 2 mm, मीन्स 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर 2a की जगह पर, 2 गुणा 10 की घात -3। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो 15 गुणा 10 की घात 4, और थीटा की वैल्यू अगर जमा दें 30 तो साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। टॉर्क 15 गुणा 10 की घात -3 -6 4 -2, तो टॉर्क बन के तैयार हुआ 0.15 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर। सिंपल इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन है, बहुत सरल। टॉ इज इक्वल टू P sin थीटा अप्लाई करना है बच्चों। क्लियर है भाई यहां तक सबको, है ना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। आपका द्विध्रुव पूरा 100% अब यहाँ पर क्लियर है। द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र और बलाघूर्ण, अभी द्विध्रुव का विभव बचा हुआ है, सेकंड चैप्टर में देखेंगे। ऊर्जा बची हुई है, बहुत सारी हेडिंगें बची हुई हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं और काफी अच्छे लेवल तक उनके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त।